नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि गोपालगंज में 70 घाट पुल का अप्रोच रोड बाढ़ के पानी के भारी दबाव से टूट गया है। यह एक प्राकृतिक आपदा है। चीन में हाल ही में बड़े बड़े पुल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दूसरी तरफ लालू राबड़ी राज्य में पुल और सड़क सिर्फ पेपर वर्क में ही बन जाते थे। बता दें कि उपेंद्र सहनी ने विपक्षी नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि पिताजी और मां के शासनकाल के अतीत को भी देखें, किस प्रकार पूरे बिहार के सरकारी खजाने को लूटकर बड़े बड़े मॉल आपने निर्माण करवाया और किस तरह नामी और बेनामी संपत्ति को अपने परिवार के नाम से करा लिया। 70 घाट पुल का अप्रोच रोड जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। ये प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है। एक्चुअली पुल की लंबाई और होना चाहिए। कुछ इसमें खामियां तो जरूर गवर्नमेंट से हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लालू राबड़ी टाइम में पुल और रोड सिर्फ पेपर वर्क में होता था और बाढ़ आने पर दह जाते थे। तो माननीय तेजस्वी जी से हम कहना चाहते हैं, आप अपने पिताजी और माँ के शासनकाल के अतीत को भी देखें, किस बर्बरता से पूरे बिहार को खजानों को लूटा गया, पुल निगम को लूटा गया, रोड निगम को लूटा गया। उस समय कहाँ थे आप? उससे बेस्ट काम एनडीए के सरकार में हो रही है। पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, पुलों को जाल बिछा दिया गया है, जिससे हमारे बिहार वासियों को आने जाने में काफी सुविधा होता है। और आपके शासनकाल में जंगल राज था। जय हिंद। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल मसौढ़ी के विद्यार्थियों ने सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त कर अपना जलवा बिखेरा है। तो वही विद्यालय का छात्र अंकित कुमार 97.2% अंक हासिल कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। वही विद्यालय के 10 विद्यार्थियों ने भी 90% अंक लाकर विद्यालय का मान बढ़ाया है। विद्यालय के डायरेक्टर अंकित कुमार ने विद्यार्थियों का मुंह मीठा कराकर उज्जवल भविष्य की कामना की है। जी नमस्कार, मैं इस वक्त मसौढ़ी के जो ख्याति प्राप्त सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त 10+2 विद्यालय प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में हूँ। मेरे साथ ये बच्चे जुड़े हुए हैं जो प्रतिभा पल्लव स्कूल में अपना अध्ययन किए हैं और अध्ययन के उपरांत इनकी 10th की परीक्षा हुई, परिणाम घोषित हुआ और जो परिणाम घोषित हुआ निश्चित रूप से मसौढ़ी जैसे छोटे कस्बों के लिए यह काफ़ी गौरव की बात है, क्योंकि ये बच्चे जो भी हैं ये किसान परिवार से आते हैं, मजदूर परिवार से आते हैं। तो ये कहावत एक है कि होनहार वीरवान के होते चिकने पात। तो इसी संदर्भ में मेरे साथ जो 10वीं के परीक्षा में जो अव्वल लाए हैं, जो निश्चित रूप से विद्यालय के गौरवान्वित किए हैं, वहाँ के शिक्षकों को गौरवान्वित करने का काम किया है। साथ ही साथ ये अपने जो सगे संबंधी हैं, माँ और पिता को गौरवान्वित करने का काम किए हैं। तो आइए बिना कुछ देर किए हुए आइए मिलते हैं इनसे। मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं 10वीं की कक्षा में 97.2% के साथ सफल हुआ हूँ। मैं इस सफलता के पीछे सबसे पहले अपने माता पिता और शिक्षकगणों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया। पीपी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अंकित सर के द्वारा इस स्कूल में जो माहौल बनाया हुआ है, इस माहौल में बच्चों लोगों को पढ़ने में सुविधा होती है। और साथ ही साथ जो हमारे विषय के शिक्षकगण हैं, साइंस के वरुण सर और दीपक सर, मैथ्स के रामनाथ सर, बायोलॉजी इंग्लिश के सुभाष चंद्र बोस सर, हिंदी के खानपुरी सर और एसएसटी के मिश्रा सर और दिवांशु सर, इन लोगों ने मुझे पूरा सहयोग दिया। 97.2%। जीवन पढ़ाई करने के बाद 12th में आइएगा, 11th में कीजिएगा, क्या बनेगा? मैं आगे जाकर इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। प्रकाश
पुंज पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं जी। विद्यालय के नाम से ही पता चलता है कि ये ज्योति फैलाने वाला विद्यालय ही होगा। धन्यवाद सर जी, टीचर के बारे में परिभाषा बदल गई है। मैं नहीं मानता। और कहा जाता है कि गुरु तो भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो गुरु भूखा धन का वो सच्चा गुरु नहीं। कहाँ तक सहमत है आप? 100% सहमत है। क्या कहेंगे इसके बारे में? लोगों का राय बदल गया है। शिक्षक और विद्यार्थी जैसे कल थे वैसे ही आज भी हैं, और कहीं भी परफेक्शन नहीं है। 100% अच्छे कोई नहीं है, तो थोड़ी बहुत समस्या है। लेकिन आज भी मैं बताऊंगा कि इस प्लेनेट का सबसे रॉयल प्रोफेशन टीचिंग है, और सबसे ज़्यादा आपको सुकून और सबसे ज़्यादा आप कंफर्ट फील करेंगे स्टूडेंट के साथ काम करके। ऐसा माना जाता है पहले और अब दोनों में अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें या देखें तो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के बीच जो आत्मीय संबंध है वो टूट रहा है। कहाँ कमी है सर? देखिए, आत्मीय संबंध टूट नहीं रहे हैं, इसका तौर तरीका बदल गया है। पहले का जो गुरुकुल का एक संस्कृति थी, पहले शिक्षा ग्रहण करने की जो गुरुकुल वाली नीति थी, वो अब नहीं है। तो एक तरीका बदला है ना। इसमें दोनों के बीच में एक सम्मान और प्रेम में कोई कमी आई है, ना दोनों के बीच में किसी तरह का एक कम्युनिकेशन गैप है। सब चीज़ पहले जैसा ही है, कुछ नहीं बदला है, तरीका बस बदल गया है। ये जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे ये 10th को हो या 12th को हो, ये बच्चे आपके हैं जी, पास कर चुके हैं जी, इन सभी का एक लक्ष्य है जी। तो इन बच्चों के प्रति या बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बच्चे पूरे हमारे विद्यालय के साथ साथ अपने घर परिवार के साथ साथ पूरे देश का सपना है, और संपूर्ण देश की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। और जो विद्यार्थी हमारे स्कूल से या पूरे संपूर्ण भारत में जो भी विद्यार्थी 10वीं की परीक्षा में या 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उनके ऊपर एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, कौन से दिशा को तय करेंगे, कौन से क्षेत्र में जाएंगे, और जिस क्षेत्र में भी वो जाएं ये तय करके जाएं कि उस क्षेत्र में जाकर के उसमें सफल होकर के उस माध्यम से देश के विकास में, देश के समृद्धि में, देश के शक्तिशाली होने में हम अपना योगदान बढ़ चढ़कर दें। शिक्षा से ज़्यादा जरूरी है व्यवहारिक ज्ञान। जी, क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए? एक्चुअली शिक्षा मेरे हिसाब से शिक्षा तीसरे स्तर पे है। सबसे पहले किसी भी इंसान को संस्कार का ज़रूरत होता है, अनुशासन का ज़रूरत होता है, तब वो शिक्षा ग्रहण करें। कोई भी देश में, समाज में, गांव में, मोहल्ले में, कहीं भी एक अनुशासनहीन व्यक्ति और संस्कार रहित व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। और जिस व्यक्ति के पास, जिस विद्यार्थी के पास, चाहे वो छात्र हो छात्राएं हो, अगर उनके पास संस्कार है, वो अनुशासित हैं, तो वो कभी असफल नहीं हो सकते। तो पहली शिक्षा संस्कार ही है, अनुशासन ही है, तब हम किताबी ज्ञान की ओर जाने दें। और ऐसी ही व्यवस्था हमने अपने विद्यालय में बनाकर रखी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे विद्यालय में रहने वाले विद्यार्थी या हमारे विद्यालय से उत्तीर्ण होकर जाने वाले विद्यार्थी इन दोनों चीज़ों से परिपूर्ण हैं, और वो आगे जाकर इसका परिचय देश को, समाज को, अपने घर को देंगे। नहीं, स्कूल तो बहुत समरसोड़ी में है कि प्रकाश पुंज को मैं इसका स्थापना काल से देख रहा हूँ, और चूँकि स्थापना काल से मैं जुड़ा रहा, लेकिन इधर 4-5 सालों मैंने अनुभव किया है कि यहाँ पर अनुशासन का फर्स्ट प्रायोरिटी अनुशासन होता है। बच्चे में क्या देखता हूँ कि शिक्षक के नाम से डरते हैं, सड़क पर निकल जाते हैं तो मन में वो सर आ रहे हैं, उनके मन में डर होता है। और डर ही नहीं है, दिखावटी डर नहीं है, वो उनके प्रति रेस्पेक्ट है। और जब बच्चों में शिक्षक के प्रति रेस्पेक्ट आ जाएगा तो निश्चित है कि जो देंगे उसको वह पॉजिटिवली ग्रहण करेगा। वो बच्चे जो हैं वो उन पर बहुत सारा दबाव रहता है पेरेंट्स का। तुम्हारा दबाव 1% भी दबाव नहीं रहता है। मैं बच्चों को प्रतिदिन 1-1.5 घंटा गाइड करता हूँ,
और देखता हूँ इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है कि जो लॉकडाउन चल रहा है और स्कूल बंद है, इसमें जो कि 6 घंटे बच्चे स्कूल में रहते थे अब तो रह नहीं पाते हैं, क्योंकि घर में ही है और क्या क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास हो रहा है, ऑनलाइन टेस्ट दे रहा है बच्चे लोग हैं। इससे मैं खुश रहता हूँ, मैं कोई प्रेशर नहीं देता हूँ, बस 1 घंटा बैठता हूँ, अगर बिस्तर पर भी लेटा हूँ तो बात करते करते कुछ पूछ लेता हूँ, उसके जवाब से संतुष्टि मिलती है, चलो विद्यालय कुछ कर रहा है। प्रकाश पुंज का मतलब प्रकाश दे रहा है विद्यालय में। मसौढ़ी में एक बार फिर से बिहार न्यूज का असर दिखा। बिहार न्यूज लगातार अपने चैनल के माध्यम से लॉकडाउन के उल्लंघन का खबर दिखा रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ है कि मसौढ़ी प्रशासन अब लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन करने वाले लोगों के प्रति काफी सख्त हो गई है। इसी क्रम में मसौढ़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार और अंचलाधिकारी योगेंद्र कुमार ने रोकटोक कार्यक्रम के तहत कई वाहनों को रोककर जांच पड़ताल किया और बिना मास्क लगाए लोगों से चालान काट कर जुर्माना वसूला। और इसी के साथ ही मसौढ़ी प्रशासन की ओर से उन सभी को मास्क भी दिया गया। नहीं लिए थे जी, गमछी अभी गमछी लिए हुए हम लोग आँख रखता है ना, गमछी मैडम मास्क लाई है। हाँ मैडम लाई हुई है, नहीं लगाए नियम का पालन कर रहा है तुम? हाँ। कर रहा है लॉकडाउन का नियम का पालन? हाँ, कितने पैसे का बैठाया है यहाँ? कितने पैसे का बैठाया है? 10 को बैठाना है पैसेंजर को। लॉकडाउन का नियम उठाते नहीं उड़ा रहा है तुम? मसौढ़ी में जो वाहन चल रहा है, अनाधिकृत रूप से जो वाहन चल रहे हैं, उन वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सरकार का भी एक निर्देश आया है रोको टोको का, इसलिए सर आपकी ओर से क्या किया गया या क्या तैयारी की जाएगी? देखिए 3 लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहला तो ये है कि अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों को, चाहे माइकिंग भी कराई गई है पूरे शहर में, माइक के द्वारा भी जनप्रतिनिधियों को भी ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि सभी लोग जब भी बाहर निकलें तो जब बिल्कुल आवश्यक हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा नहीं निकलें। नहीं तो अगर जांच की जाएगी, पता चलेगा कि यत्र तत्र घूमने के लिए निकल गए हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी निकले तो मास्क बिल्कुल पहने हुए चाहिए वो। अगर वो मास्क नहीं पहनते हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोग फाइन कर रहे हैं। फाइन करने के लिए भी 3-4 हॉट पॉइंट्स हैं। अभी अनुमंडल चौराहा पे नगर परिषद की टीम फाइन कर रही है, यहाँ ब्लॉक के सामने भी हम लोग कर रहे हैं, थाने के सामने भी किया जा रहा है। विगत कुछ दिनों में काफ़ी अच्छे खासे नंबर में फ़ाइन किए गए हैं। कल भी लगभग 100 लोगों को फ़ाइन किया गया है, ठीक है। परसों भी हम लोगों ने 30-40 लोगों को किया है। आज भी अभी तक 15-20 लोगों को हम लोग कर चुके हैं। शाम तक जो भी लोग पाए जाएंगे तो हम लोग उनको फ़ाइन करेंगे। इसका असर भी दिख रहा है क्योंकि अब तक ज़्यादातर लोग अब हमें वो मास्क में दिख रहे हैं और वो बिल्कुल अच्छी बात है हमारे लिए। सर इतनी सख्ती के बाद भी हम आज भी देख रहे हैं मसौढ़ी की सड़कों पर टेम्पो चालक जो है वो अपनी मनमानी से बात नहीं कर रहे हैं, इस पर क्या करें? उसमें थाने को भी हम लोगों ने बोला है कि वो विशेष अभियान लगाए, क्योंकि बस स्टैंड में जाके जांच करें, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन को अभी रोका नहीं गया है। हमारे नगर क्षेत्र में चल रहा है। कंटेनमेंट एरिया में गाड़ियां नहीं चल रही हैं, जैसे कि तिनेरी हो गया तो वहाँ पे नहीं अलाउड है, भगवानगंज में भी कंटेनमेंट बना हुआ है तो वहाँ पे अलाउड नहीं है। लेकिन शहर में अभी कोई कंटेनमेंट क्षेत्र नहीं है हमारा, इसलिए यहाँ पे अभी रोक नहीं है। उसके बावजूद भी जो मास्क के नियम है वो सब जगह लागू हो रहे हैं। तो थाना को भी बोला गया है कि विशेष निगरानी करते हुए जितने भी टेम्पो चालक हैं या उसमें जो सवारी हैं उनको प्रॉपरली जांच करें। अगर वो मास्क के नहीं वियर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनको जो फाइन है वो लगाना सुनिश्चित करें। आपने कहा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की, बहुत से ऐसे टेम्पो चालक हो या मोटरसाइकिल हो उनके पास न तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस होता है और न ही कोई पुलिस, उसको क्या तो ऐसा पुलिस को इसमें अधिकार दिया गया है और उस पर वो कार्रवाई कर रही है। हम लोग भी देखते हैं, अगर इस तरह की कोई इशू आती है तो हम लोग भी इसका दायरा बढ़ाएंगे।
विगत 3 महीने पूर्व विभिन्न प्रदेशों से अपने घर वापसी किए प्रवासी मजदूर अब बेरोजगारी की दंश झेल रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि उनके सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने के कारण अब भूखे मरने की नौबत आ गई है। वह इसी के साथ ही मजदूरों ने मसौढ़ी प्रशासन की जमकर तारीफ भी की है। इस संबंध में मसौढ़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार ने कहा कि सभी का स्किल सर्वे रिपोर्ट पटना जिला को भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि अनस्किल्ड लोगों को नल जल योजना और मनरेगा योजना के कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। साथ ही जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनके खाते में 1000 रुपए भी भेज दिए गए हैं और पीडीएस के माध्यम से राशन भी उपलब्ध करा दिया गया है। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि हम लोगों का जो स्किल सर्वे कराया गया था तो अब तक रोजगार नहीं मिला। देखिए 2-3 इशू हैं हमारे यहाँ। सबसे पहले तो जो सरकार की जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स हैं उनसे उनको फ़ायदा पहुँचा दिया गया है। वो 1000 रुपये उनके खाते में देने थे और बहुत सारे लोगों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है ऐसे लोगों को जो है अनाज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और रही बात स्किल सर्वे की, तो हम लोगों ने स्किल सर्वे कराया था, लेकिन स्किल में जो लोग उस स्किल के अंदर फिट पाए गए, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे रोज़गार वाले लोग थे जो वहाँ पे वो पत्थर कटाई में, हीरा उद्योग में काम कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को इसलिए दिक्कत आ रही है कि मसौढ़ी का जो क्षेत्र है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। तो जो अनस्किल्ड लेबर है उनको नल जल योजना में काम मिला है, बहुत स्तर पे जो कार्य चल रहे हैं। दूसरा लेवल है इनका मनरेगा में भी उनको जॉब कार्ड बना के जो लोग वहाँ इंटरेस्टेड है वहाँ काम दिया गया है। और बाकी जगह भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को भी सारा डेटा उपलब्ध करा दिया गया है और उनके अगर कहीं से रिक्वायरमेंट आती है कि फ़लाने इंडस्ट्री में इस तरह के लोगों की ज़रूरत है तो स्किल के हिसाब से वो भी चयन कर रहे हैं और लोगों से संपर्क करके उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि उनको रोज़गार मिल सके। लेकिन कोई जो डिफरेंट स्किल के लोग हैं तो वहाँ थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन उसको भी इंश्योर किया जा रहा है। और चूँकि अभी लॉकडाउन भी है तो जिसके कारण बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं चल रही है तो थोड़ी सी परेशानी है, बट हम लोग इसको लगे हुए हैं कि उन लोगों को जितनी फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा सके हम लोग कराएंगे। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। इस वक्त मैं मसौढ़ी प्रखंड के अनौली गांव में हूं। जैसा कि आपको हम बता दें कि ये कुछ महीने पूर्व यहाँ के कुछ नौजुवक जो हैं वो अपनी रोजी रोटी की तलाश में हिंदुस्तान के विभिन्न प्रदेशों में गए थे। लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस संक्रमण फैला और इसके लेकर ये लोग जो हैं जहाँ काम करते थे वहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई। ये लोग टोटली पूर्णतः ही लोग बेरोजगार हो गए हैं। सरकार ने भी वादा किया था कि जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आएंगे उनको रोजगार मुहैया बिहार में करा दी जाएगी। आइए जानते हैं इन लोगों से कि अब तक इन लोगों को क्या मिला और नहीं मिला, क्या इनकी मांग है सरकार से। सरकार से हम लोग को मांग है, बेरोजगार हम लोग हैं, हम लोग को रोज़गार चाहिए और नीतीश सरकार हम लोग को रोज़गार दें। हम लोग सब के सब बेरोज़गार हैं और वहाँ से आए थे तो वादा किए थे कि सबको रोज़गार देंगे। अभी तक किसी को रोज़गार नहीं दिए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने बताए थे कि हम कॉल करेंगे, कॉल पे से सब हम मोबाइल नंबर से सबको हम सर्वे करेंगे। अभी तक सर्वे भी नहीं कर पाए और न ही कोई के कॉल भी कर पाए और न कोई सूचना दिए कि कहाँ क्या है। अभी तक रोज़गार तो दिए नहीं है, यहाँ तक कि खबर तक भी नहीं लिए हैं। क्या मांगे सरकार? हम लोग को रोज़गार मांगे है। हम लोग विभिन्न प्रदेश में जाते हैं कमाने के लिए, हम लोग को रोज़गार दें, हम लोग यहीं रहेंगे, बाहर क्यों जाएंगे। अगर वो रोज़गार दे देंगे तो हम लोग यहीं रहेंगे। सर आप मसौढ़ी क्वारंटाइन सेंटर में थे, क्वारंटाइन सेंटर में मैं भी गया था वहाँ। जी गए थे आप? वहाँ कोई शिकायत नहीं मिली? नहीं, वहाँ कोई शिकायत नहीं है। वहाँ तो सब व्यवस्था वीडियो साहब कर दिए थे। वहाँ जो क्वारंटाइन में जो भी सुविधा होना चाहिए, लुंगी गमछी सब व्यवस्था कर दिए थे, सर्व साबुन सभी व्यवस्था कर दिए थे। खाना पीना भी कोई दिक्कत नहीं था, सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है उनको। खाते में 1000 रुपया भेजना था, भेजा गया क्या? हाँ भेजा गया था। भेजा गया ना? हाँ। शिकायत नहीं? नहीं वो नहीं है, चावल देने के लिए बोले थे, चावल ये सब नहीं दिए हैं अभी तक। चावल देना तो डीलर का काम है। हाँ तभी तक नहीं दिए हैं सब। नहीं दिया अभी? नहीं। राशन कार्ड नहीं बना है? नहीं, राशन कार्ड मेरा नहीं बना है। सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग करते रोजगार का मांग करते हैं। अभी बाहर जाते हैं वो रोजगार मिल जाएगा गांव में तो गांव में ही काम धंधा करेंगे।
ये सब देते नहीं है। गाँव में रोजगार नहीं मिल पा रहा है? नहीं, गांव में रोजगार नहीं फिर बाहर मिलता। जाओगे क्या? अब रोजगार मिल नहीं रहा है तो क्या करेंगे? बाहर जाएंगे, मिलेगा रोजगार तो यहीं रहेंगे। तो सरकार से मांग है रोजगार। रोजगार मांग है, काम। जी बिल्कुल, इन लोगों का कहना वाजिब है, क्योंकि ये लोग बाहर में काम करते थे, घर पर आ गए हैं और इनको घर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत रोजगार का बड़ा सेक्टर होता है, वो होता है कृषि। और कृषि पर इतना दबाव है और इस दबाव के कारण इन लोगों को कृषि क्षेत्र में भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं रोजगार का। आइए कुछ और लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या मांग है सरकार से? हम लोग का रोजगार मांग है। रोजगार मांग है? किस हाँ। रोजगार मांग है? अरे हम लोग का तो बाहर में काम करते हैं, हम लोग का इधर में काम मिल जाता है, बिहार के अंदर में काम मिलता है तो बिहार में काम करेंगे हम लोग। अब बिहार से बाहर हम लोग नहीं जाएंगे। बिहार से बाहर जाने में हम लोग को तकलीफ़ होता है, उधर आने जाने में हर एक तरीक़ा से हम लोग का तकलीफ़ है। सरकार अभी रोजगार नहीं मिल पाया आप लोग? नहीं, हम लोग का रोजगार नहीं मिल पाया है। हम लोग रोजगार चाहिए, हम लोग के यहीं पर रहें, कमाए खाएं, हम लोग यहीं पर रहें और सरकार से हम लोग को कोई अति नहीं चाहिए। क्वारंटीन सेंटर में आप थे ना? हाँ थे, वहाँ थे। कहाँ थे? गिरजा कुंवर में थे। कोई दिक्कत नहीं ना, वहाँ कोई दिक्कत नहीं था। प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग मिला? हाँ, वो सहयोग मिला हम लोग को। और सरते हम लोग को यहाँ रोजगार चाहिए। हाँ, बिहार में रोजगार चाहिए। तो सरकार से मुख्य मांग है रोजगार? हाँ, रोजगार मांग है। क्योंकि अभी तक रोजगार आपको नहीं मिला। राशन कार्ड बना कि नहीं बना? नहीं, मेरा राशन कार्ड नहीं बना। हाँ, वहाँ से 1000 भेजना था। हाँ, वो खाते पर 1000 रुपया आ गया। हाँ जी, इन लोगों का कहना है कि मसौढ़ी प्रशासन ने ये वादा किया था कि जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं उनके खाते में 1000 रुपया भेज दिया जाएगा। वो रुपया इनके खाते पर भेज दिया गया है, लेकिन मुख्य रूप से इन लोगों की जो मांग है वो मांग सरकार से ही है कि सरकार हमको रोजगार दे, हमको रोजगार मुहैया करे। अगर रोजगार मुहैया करती है तो हम फिर वापस दूसरे प्रदेश में काम करने नहीं जाएंगे। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। अचानक उड़ी एक अफवाह से पकड़ी दयाल में उप डाकघर में खाता खोलने वालों की भीड़ लग गई। लिहाजा उप डाकघर में बिहार सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं दिखा। पकड़ी दयाल के उप डाकघर में पहुंचे लोगों ने बताया कि बेटी की शादी के लिए मोदी सरकार 2-2 लाख रुपए दे रही है। वहीं उप डाकघर के कर्मी का कहना है कि लोग अफवाह में डाकघर में आए हुए हैं, जिसे लेकर बाहर नोटिस भी चिपकाया गया है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। बेटी के शादी ला 2 लाख रुपया लगा। कहाँ से मालूम भेला कि 2 लाख रुपया मिला था? हमरा जानकारी भेला था कि पोस्ट ऑफिस में मिली। पोस्ट ऑफिस मिलू, ओकरे फार्म भराई था। कितना देर से लाइन में बैठी? घंटा भर। क्या नाम बा अपने के? महाराज। यहाँ पर अफवाह चली हुई है कि प्रधानमंत्री ने कोई ऐसा स्कीम लागू किया है जिसके तहत किसी भी लड़की को शादी के समय 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि यहाँ के उप डाकघर प्रशासन द्वारा यहाँ पर चिपका दिया गया। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अफवाह है कि भी इतनी भीड़ संपूर्ण लॉकडाउन होते हुए भी, और यहाँ के जो प्रशासन है, डाकघर प्रशासन, वो लोगों को नहीं समझा रहे हैं। वो लोगों से लगातार स्पीड पोस्ट करने के लिए कह रहे हैं। 2-4 पोस्टर लगे हुए हैं कि अफवाह है। वो बताएंगे हम। अब सरकारी निर्देश हम लोग कुछ नहीं है तो हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक जब आती है रजिस्ट्री स्पीड कराने तो हम करवे करेंगे। जैसे आप भी आइएगा तो हम क्या करेंगे। जी जी। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद अब्दुल्ला अंसारी। किस पद पर हैं? SPM। पटना गया रेलखंड के पोथही और नीमा हाल्ट के बीच जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से एक कार की भीषण टक्कर हो गई, जिससे कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पति, पत्नी और 3 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन कार को घसीटते हुए करीब 500 मीटर तक ले गई। वहीं 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जनशताब्दी ट्रेन का परिचालन शुरू कराया जा सका। फिलहाल तारिगना GRP ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज दिया है। ट्रेन की चपेट में आने से कार में जो सवार व्यक्ति थे, 2 आदमी थे, उनकी मृत्यु। कितने लोगों की डेथ हुई? जहाँ तक खबर मिली है कि 3 लोग हैं, 2 तो स्पॉट पे है और एक हॉस्पिटल में। सर
देखिए, ये तो मैं आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, अनऑथराइज्ड वे में ट्रेसपासिंग ना कराएं। और आज ये लॉकडाउन का समय है, वैसे भी ट्रेन परिचालन इक्का दुक्का ही चल रहा है, शहर भी बंद है लॉकडाउन के चलते। बिहार राज्य ने लॉकडाउन किया है कोरोना के महामारी के रोग बचाव के लिए। और इसमें जो सुझाव और जो लोगों को देना चाहिए कि ऐसे में अनऑथराइज्ड वे में ना ट्रेसपास करें, अपने जान जोखिम को ना लें, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो इस तरह का नियम का पालन करें। जो ऑथराइज्ड लेवल क्रॉसिंग है रेलवे की तरफ से, जो ऑथराइज की, उसी के द्वारा अपने आवागमन और गाड़ियों को रेलवे। देखिए, ये घटना तो जब तक इस पर रोक नहीं होगी, पब्लिक इसको नहीं मानेगी, अनऑथराइज्ड वे में आना जाना करेगा, तो जान जोखिम की तो संभावना बनी रहती है। पब्लिक को तो जब देखिए सर, पब्लिक जो है जो भला है तो जानता है, रेलवे जो है ऑथराइज्ड लेवल क्रॉसिंग को ही परिचालन के रूप में उसको मान्यता देती है। अनऑथराइज्ड तो कई तरह से हो सकते हैं, जो कि अवैध है, और इस तरह के अवैध रूप से पार करना, ट्रेन पटरी पार करना, एक तो गैर कानूनी भी है और अपनी जान जोखिम का भी संभावना रहती है, जो कि आज ये तो गए तक न जा रहे हैं, रांची नहीं जा रहे हैं। धन्यवाद। कौन लगते थे आपके? मेरा भाई की बेटी दबाते हैं। क्या नाम था उनका? क्या नाम था उनका? सिलेंडर भैया का बेटी दबाते हैं। तो क्या नाम क्या था उनका? लवली नाम थे लड़की का। और लड़का का? लड़का दामाद का नाम नहीं याद है। एक बच्चे है? हाँ, एक नाती था। कितना उम्र होगा? 3-4 साल का होगा। कहाँ के रहने वाले थे लोग? राजापुर के पास उनका घर है, यहाँ नैहर है। उनका नैहर होगा? लवली नाम हुआ उनका? हाँ, लवली नाम था। लवली और उनके पति हैं? पति, बच्चा और बच्चा है। हाँ। क्या नाम, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंजू कुमारी है। कौन लगते थे आपके? मेरी जैधी लगती थी। चचेरे भाई की बेटी दामाद थे। क्या नाम था दामाद का? क्या नाम था? दामाद का नहीं जानते, बेटी का लवली घर का नाम था। कौन लगते हैं आपको? मेरी भतीजी, चचेरी भतीजी। चचेरी भतीजी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा सरिता बिहारी नाम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग ऐसे भागलपुर बांका डिस्ट्रिक्ट के हैं, यहाँ पटना में रहते हैं, यहाँ मायके हुआ मेरा। कैसे मिली आपको? आरपीएफ इंस्पेक्टर जहानाबाद के द्वारा सूचित किया गया कि कोटाई स्टेशन से वो अपने होम सिग्नल के पास एक कोई गाड़ी पास कर रहे थे, मारुति लेकर अपना, जो उधर से ट्रेन आई जनशताब्दी, टकरा गई, जिसको घसीट के करीब 500-600 गज तक आगे ले गई है। उसमें 3 व्यक्ति सवार थे, वो तीनों मर गए हैं। सूचना पाकर हम लोग आए तो पता चला कि 100 को लोग उनको ससुराल वाले लोग धराहरा में ले गए हैं। तो पटना के रहने वाले थे, अपने ससुराल आ रहे थे। पति पत्नी या एक लड़का, तीनों मर चुके हैं, जिनकी कागजी कार्रवाई की जा रही है। घर पर आकर मृतक कौन लगते थे आपके? बेटी। बेटी है? बेटी दामाद नाती। बेटी दामाद नाती। क्या नाम हुआ बेटी का? नीलका बिहारी। नीलका बिहारी। दामाद का क्या नाम हुआ? सुमित कुमार। सुमित कुमार। और नाती का क्या नाम हुआ? परनीत कुमार। घटना की सूचना आपको कैसे मिली? घटना हम रेलवे लाइन के बगल में ही थे, जा रहे थे वहाँ, तो अचानक आपको सूचना मिली? नहीं, हमारा बेटी सूचना दी कि हम आ रहे हैं, तो हम कहे उसने उस तरफ रुकने के लिए पुनपुन से हमको खबर की, तो हम जा रहे थे हम, लेकिन वहाँ रेलवे लाइन पर पहुँच नहीं पाए, इसके पहले ही हादसा हो गया। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र बिहारी सिंह। सर्विस में थे? हाँ। कहाँ? नोएडा में। क्या करते थे वो? ये डिजाइन इंजीनियर है। डिजाइन इंजीनियर हैं। कुछ करती थी? नहीं, वो नहीं करती थी। बहन कुछ नहीं करती थी? गृहिणी थी? हाँ। बच्चा पढ़ता होगा? हाँ, बच्चा स्कूल में पढ़ता। किस क्लास में पढ़ता था? बच्चा अभी प्ले ग्रुप में था। प्ले में था? प्ले स्कूल। बच्चा का अभी 3 साल 3 महीना के करीब कुछ हुआ है।
सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ का प्रभाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सीतामढ़ी को शिवहर से जोड़ने वाली NH 104 पर पुनौरा गांव के समीप बाढ़ के पानी का तेज बहाव जारी है। लोग जान जोखिम में डालकर किसी तरीके से इस सड़क पर अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाढ़ के पानी की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी के बिना कमाई नहीं हो रहा है। पानी के बिना कमाई नहीं हो रहा। रास्ता रुका हुआ, गाड़ी चलिए ना, हम लोग कहाँ से कमाएंगे? लॉकडाउन कर दिया हुआ है, भूखे मर जाए हम लोग। सड़क पर जाने में कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है हम लोग को। अगर गाड़ी पलट जाता है तो सवारी से मार खाते हैं हम लोग। खुद मोटर जड़ जाता है, गरीब आदमी कहाँ से बना के खाएंगे हम लोग। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। रोड टूट गया हुआ है, पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ, परेशानी ये है कि गाड़ी घोड़ा यहाँ से जा नहीं पा रहा है। जान जोखिम में डाल के जा रहा है। यहीं पे गाड़ी पलट गया हुआ था जी। बच्चा भी मर गया? जी, बच्चा भी मर गया है। कल टेम्पू से ले गया है। रोड बहुत खराब है। श्याम हुआ। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर मोकामा प्रखंड में लोगों की लापरवाही को लेकर जिला पार्षद ने कड़ी चेतावनी दी है। मोकामा के पूर्व जिला पार्षद अशोक पंडित ने कहा है कि लोगों की थोड़ी सी लापरवाही इलाके के लिए खतरा बन सकता है। जिला पार्षद ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि सरकार के कोरोना दिशा निर्देश का हर हाल में पालन होना चाहिए, तभी इस महामारी को काबू में किया जा सकता है। हमारा मोकामा वासी भाई एवं बहनों से निवेदन है कि अभी कोरोना का जो संकट काल चल रहा है, इसमें आप लोग सुरक्षित रहें। इसके लिए कुछ नियम का पालन करना होगा। घर में रहें, बिना बेवजह कहीं सड़क पर निकले नहीं, और दिन में 2-3 बार गर्म पेय पदार्थ जैसे चाय, सूप, जूस, इन सब का सेवन करें। हल्दी दूध का सेवन करें। उससे होगा कि आपके शरीर का इम्यूनिटी पावर बना रहेगा और कोरोना का वायरस जो है वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कहीं भी बेवजह आने जाने से परहेज करें। खूब ज़रूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। मास्क लगा के, दूरी बना के। अरवल जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस जैसे भयानक संक्रमण की चपेट में आए दिन लोगों की संख्या में खासा इजाफा हो रहा है। बीते दिनों अरवल जिले के कुर्था प्रखंड से कोरोना वायरस के कई मामले सामने आए, जिसमें कुर्था प्रखंड के एक हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार भी शामिल हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न बाजारों और पॉजिटिव मरीजों के घरों के इर्द गिर्द अग्निशामक वाहन के द्वारा बाजार व गाँव को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दीदारगंज पंचायत की पृथ्वीचक गांव में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें पति पत्नी बच्चे सहित 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर में चल रहा है। वहीं अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस संबंध में संग्रामपुर थाना अध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि सरिता देवी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सब जीव जो ठीक चले पैना ऐसा अब पड़ा पड़ दिया लगे। कौन मारा? सब जीव है नमो आशुतोष है, नंदू यादव, अपनी उसका पत्नी रेणु देवी, उसकी क्यों मारा देवी, सुजल चोट देखिए सर, पूरे तो चोटे चोट है। देखिए सर, देखिए तनी मनी चोट है, पूरे चोटे से। और शिवो यादव भी मिलके मारा है, और ऑर्डर देने वाला टीपू यादव है। इन दिनों कोरोना वायरस का मामला जमुई जिले में 300 के करीब हो चुका है। वहीं कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बता दें कि सिकंदरा थाना क्षेत्र डोमटोली के रहने वाले एक 38 वर्षीय युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। मृतक युवक सिकंदरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सफाई का कार्य करता था। वहीं लगातार 2 दिनों के अंदर 2 लोगों की मौत से सिकंदरा में भय का माहौल व्याप्त है। इसी बीच प्रशासन की तरफ से चौक चौराहे पर आने जाने वाले लोगों को मास्क लगाकर चलने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।